Hello students, today again I am on my YouTube channel Blooming Wits with the chapter number 1 of History class 10th, the rise of nationalism in Europe, and the topic is second, the making of nationalism in Europe means यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, यूरोप में लोगों के अंदर राष्ट्र भावना कैसे जगी, हाउ द पीपुल स्टार्टेड स्ट्रगलिंग एंड हाउ द people want that they also want a nation in which the same kinds of people, the same language, same traditions and same customs will live. So starting my video with first point, that is mid of 18th century there were no nation states, यानी 18वीं शताब्दी के मध्य तक कहीं पर भी कोई नेशन स्टेट्स नहीं थे, यानी राष्ट्र राज्य का निर्माण नहीं हुआ था. एंड जैसा कि आज हम जानते हैं हर जगह जो है स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स का एक सीएम है, गवर्नर है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर. जैसे कि तमिलनाडु में तमिलियन रहते हैं, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन रहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द नेशन स्टेट एंड इन दैट फॉर्म द डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट इज़ a form of political organization in which a group of people who share the same history, traditions or language live in a particular area under one government. यानी ये एक तरह के का राजनीतिक संस्थान है जिसमें एक ही ग्रुप के लोग यानी एक समुदाय के लोग शेयर करते हैं सेम हिस्ट्री, एक ही तरह का इतिहास, एक ही तरह की सभ्यता, एक तरह की भाषा, एक निश्चित एरिया में जो कि एक ही सरकार के द्वारा चलाई जाती है. सो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट. सो आफ्टर नोइंग द डेफिनेशन ऑफ द नेशन स्टेट वी यूज टू कम कि ये सब तो नेशन स्टेट हो गए, जैसा कि हम आज जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड को जानते हैं और डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, जो कि पहले साम्राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें डचीज़ भी होते थे और आते थे आपके कैंटोन्स जिनके टेरिटरीज होती थी, ऑटोमनस जिनका कि अपना एक ही क्षेत्र होता था, खुद ही उसको जो है शासन करते थे. एंड आफ्टर दैट ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज. इन सब के बाद क्या हुआ कि जो यूरोप का ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट था यानी पूर्वी और मध्य भाग था, उसमें किस में आ गए ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, यानी जो राजतंत्र था उसमें भी जो पूंजीवाद वर्ग था, पूंजीपति लोग थे, वो इसमें आते थे. विद इन द टेरिटरीज विद डाइवर्स पीपल, यानी अपने अपने क्षेत्रों में लेकिन कैसे अलग अलग तरह के लोग रहते थे. लोग तो उसमें थे लेकिन अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाओं के लोग उसमें रहते थे. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. इतने सारे लोग रहते थे विभिन्न लोगों के, जैसे आज हम भारत में रहते हैं. We are living in India with different cultures, with different languages, but in a country. But at that time, आज हम जानते हैं कि हम भारतवासी हैं, बट दैट टाइम दे डिड नॉट नो अबाउट देमसेल्व्स. वो अपने बारे में खुद भी नहीं जानते थे. अपनी जो कल्चर होती थी, सभ्यता होती थी या उसका जो इतिहास होता था, वे ऑफ लिविंग होता था, दे डिड नॉट वांट टू शेयर विद देमसेल्फ. शेयरिंग उनमें जो है अपनी पहचान नहीं थी, लोगों को अपने चीज़ों के बारे में बताना, इस चीज़ का ज्ञान उन्हें नहीं था. सो दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू द डिफरेंट इथनिक ग्रुप. अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते थे और अलग अलग इथनिक ग्रुप से थे, यानी अलग अलग संप्रदाय से लोग थे. नाउ द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी. हैब्सबर्ग का एम्पायर था, साम्राज्य, जो कि शासन करता था किस देश के ऊपर, ऑस्ट्रिया के ऊपर. एंड इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार वाइल अदर स्पोक ए वैरायटी ऑफ डायलेक्ट. हंगरी में आधी से ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो मैग्यार भाषा बोलती थी और बाकी जो बचते थे वो वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं को बोलते थे. तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो कि ऑस्ट्रिया पे शासन तो करती थी. अब इसमें एक एग्जांपल हम अगर लेते हैं तो अ पैच ऑफ वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स. एक छोटा सा हिस्सा था जिसमें अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अलग अलग क्षेत्र के लोग थे. और इसमें सबसे ज़्यादा शामिल होता था हमारा अल्पाइन रीजन. अल्पाइन रीजन में हमारा आता था द टायरोल और द ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड. ये किस में आता था, अल्पाइन रीजन्स में. तो इस तरह से अगर हम बात करें
पूरे नेशनलिज्म की। तो इस तरह से यूरोप में धीरे धीरे जो है स्लोली एंड स्लोली स्टार्टेड द स्प्रेड ऑफ द नेशनलिज्म। पीपल wanted to know, they have the eagerness about their country, what is going inside the country, and they want to share their identification, wanted the changes slowly, चाहते थे कि बदलाव हो, but the slowly. On the other hand, in Galicia, the aristocracy, autocracy spoke Polish। ग्लेशिया में क्या होता था, जो पूंजीपति वर्ग होता, जिनके पास पैसा होता था, बहुत अमीर लोग होते थे, वो पोलिश भाषा को, इन ग्लेशिया एरिस्टोक्रेसी क्लास यूज टू स्पोक पोलिश लैंग्वेज, एंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर देयर ऑल्सो लिव्ड अ मास सब्जेक्ट्स ऑफ पीजेंट्स पीपल। उसी बाउंड्री के अंदर, विद इन दैट बाउंड्री ओनली, द पीपल फ्रॉम द विलेज ऑल्सो यूज टू लिव, एंड इन दैट कैटेगरीज द पीपल फ्रॉम द वर्ग क्लासेस वर बोमिनियास, सोलवाक्स टू द नॉर्थ, जो कि उत्तर दिशा में रहते थे, सोलवेंस एंड कॉर्नोडिया, कैरोट्स टू द साउथ, ये सब दक्षिण की तरफ रहते थे। दीज आर द वेराइटीज ऑफ द क्लासेस द पीपल यूज टू लिव इन दैट बाउंड्रीज, एंड रोमांस इन द ईस्ट ऑफ ट्रांसाइवेलिनिया। ट्रांसाइवेलिनिया में आपके कौन लोग रहते थे, रोमनेंस लोग रहते थे। So this was the introduction of the topic 2, that is the making of nationalism in Europe. This topic has sub points, and those sub points are 4, and I will discuss in this video of one topic, that is the aristocracy and the middle class. In that class, the dominant class of the continent socially and the politically was a landed aristocracy। यानी सबसे ज़्यादा इसमें जो वर्चस्व वाला जो वर्ग था, उसमें आपका आता था मालिक, जो कि जमींदार होते थे। अब उसको आप चाहे राजनीतिक दृष्टि से देखिए या आपका सामाजिक दृष्टि से देखें, आइदर यू सी फ्रॉम द फेस ऑफ द सोशल सोसाइटी और फ्रॉम द पॉलिटिकल सोसाइटी, द पीपल ऑफ द क्लास which used to live on the high quantity were the landed aristocracy, यानी जमींदार लोग थे, and the member this related to this is the numbers of this class were united by a common way of life। ये लोग कैसे होते थे, बंधे होते थे। इन लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाता था, इकट्ठा करने का तरीका होता था कि इनको जो है रीजनल डिविजन्स होते थे, इनके क्षेत्रीय बंटवारे कर दिए जाते थे, बट दे वर यूनाइटेड बाय द लैंग्वेजेस एंड अदर एक्टिविटीज डन इन दैट बाउंड्री। एंड व्हेन द मेंबर्स ऑफ द क्लास, दैट इज डोमिनेंट क्लास, united by the common way of the life, then after that during 19th century industrialization began in France and parts of German state। यानी फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में औद्योगिकरण शुरू हो चुका था, एंड दैट वाज द सेंचुरी 19th सेंचुरी। नेक्स्ट इज न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू एक्शन। नए सामाजिक वर्ग आगे आने लगे थे इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और उसमें था अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का एक सबसे बड़ा वो वर्ग जिसमें आते थे लेबर्स वगैरह आते थे, मजदूर आते थे, और साथ में शामिल हो गए थे मिडिल क्लासेस यानी मध्यम वर्ग के लोग। धीरे धीरे क्या हुआ, स्लोली आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग द एजुकेटेड, जो पढ़े लिखा वर्ग था, एजुकेटेड वर्ग था, उनके बीच में आपका जो आइडियाज़ थे लोगों को एक सूत्र में बांध के रखने का, वो फैलने लगा। लिबरल क्लास भी इसमें शामिल हो गया, वर पॉपुलर विच लेड टू द अबॉलिशन एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, यानी इन लोगों ने सहयोग किया था किसमें, उन चीज़ों को हटाने में जिसमें कि पूंजीपति वर्गों को बाय द बर्थ सम फ्रीडम वॉज गिवन, सम प्रिविलेजेस वर गिवन, कुछ छूट थी जो कि दी गई थी, जो कि केवल पूंजीपति वर्ग ही उसको एंजॉय कर सकता था। ओनली द एरिस्टोक्रेट क्लासेस यूज टू एंजॉय those facilities। So this was the topic 2.1। now we will proceed towards the topic 2.2, that is liberalism। we will proceed to the second point, that is liberal nationalism। so now we are coming to the second sub point, that is liberal nationalism। So ideas of national unity
in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. यानी 19th century, the beginning of the time of the 19th century, तो जो विचार थे नेशनल यूनिटी के यानी राष्ट्रीय एकता को लेकर के, वो धीरे धीरे जुड़ते गए किसके साथ में, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, यानी ऐसे आदर्शों के साथ जो कि लिबरलिज्म के साथ जुड़ता चला गया. लिबरलिज्म, दिस वर्ड हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज़ लिबर. ये लैटिन शब्द लिबर से लिया गया है जिसका मतलब होता है फ्री. एंड फॉर द मिडिल क्लास इट इज़ फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ. लिबरलिज्म का मतलब मध्यम वर्ग के लिए किससे माना गया, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से, खुद के लिए, खुद की स्वतंत्रता से मतलब था. एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, और कानून की नज़र में ऑल द पीपल्स आर इक्वल, एवरी पीपल हैज़ राइट टू प्रॉपर्टी, एवरी पीपल हैज़ टू गेट द right to vote, but that time only the property owning people used to give the right. जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, आगे चल के हम इस चीज़ को बताएंगे, उन्हीं को मत देने का अधिकार होता था. वुमेन्स हैड नो राइट, औरतों को कोई अधिकार नहीं था. पॉलिटिकली अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी इसने किसकी, गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है बाय कंसेंट, यानी सबकी स्वीकृति से, बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑल द पीपल. सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द ऑटोक्रेसी एंड क्लिनिकल प्रिविलेजेस. फ्रांसीसी क्रांति तक, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तब तक तो जो है लिबरलिज्म का मतलब होता था ऑटोक्रेसी से, द पीपल हु आर फ्रॉम द रिचेस्ट पीपल, हु द पीपल हु आर ऑन द हाईएस्ट पोस्ट, द पीपल who used to dominate the who used to rule over the poor people, weak section. So that means the revolution liberalism had stood for the autocracy. autocracy का मतलब यही होता था, पूंजीपति वर्ग जो है हमेशा गरीब लोगों को दबा के रखता है. In my video this is the topic, third topic, and this is the 3.2 topic. According to your book it is 2.2, यानी in your book it is second topic, the making of nationalism in Europe, and it is the sub point of that topic. Before that we have read about the aristocracy and the new middle class, यानी आपका aristocracy मानी कुलीन वर्ग हो, and the new middle class means नया मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास के लोग जिसमें प्रोफेशनल टीचर्स वगैरह आते हैं, that is called the middle class. And at that time in the 19th century there was a dominant class who used to rule over the landed aristocracy. पॉलिटिकली अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक ऐसा वर्ग था जो कि छोटे वर्गों के लोगों को के ऊपर शासन करता था. एंड द नंबर ऑफ क्लासेस वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ. बहुत से अलग अलग छोटे छोटे ऐसे ग्रुप थे जिनको कि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा किया गया था. एंड दैट ग्रुप्स वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजनल डिविजन्स, यानी आप उनको क्षेत्रीय भागों में बांटा गया था. आफ्टर दैट दिस इज द टॉपिक लिबरल नेशनलिज्म. इसका हिंदी में मतलब होता है उदारवादिता. लिबरल मीन्स उदार होना, नम्र होना, एंड नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद. मीन्स लिबरल नेशनलिज्म उदार राष्ट्रवादिता. In that category, now the ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. यानी 19वीं शताब्दी तक आने तक लोगों के अंदर जो क्या आया था, नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्र को इकट्ठा करने का, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का विचार लोगों के मन में आया. The ideas started coming in the mind of the people and were closely allied to the ideology of liberalism. और इन सब की विचारधारा किससे मिलती जुलती थी, लिबरलिज्म, यानी जो द रूल्स विच आर imposed or with the rule which were implemented in the country or in the division or in the regional divisions, there should be some liberalization, यानी कुछ ना कुछ उसमें फ्रीडम होनी चाहिए, कुछ छूट होनी चाहिए. दिस लिबरलिज्म वर्ड डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर. ये हमारा जो लिबरलिज्म वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जो कि किससे बना है, लिबर वर्ड से, जिसका मतलब होता है फ्री यानी आज़ाद होना. इसमें मध्यम वर्गीय जो वर्ग था उनके लिए इस लिबर का मतलब क्या था,
फॉर द मिडिल क्लास इट इज़ फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी व्यक्तिगत रूप से खुद के लिए आज़ादी को पाना, और साथ में जो आज़ादी हमें मिले वो कानून की नज़र में भी बराबर होनी चाहिए, सब समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट वाज द पॉलिटिकली इट क्लियर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। राजनीतिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो इसमें भी राजनीतिक दृष्टि से भी इसका जो कॉन्सेप्ट था, इसकी जो समझने की जो प्रवृत्ति थी, ये एकदम से साफ स्पष्ट करती थी कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट, इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी शामिल है। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। फ्रांस की क्रांति तक लिबरलिज्म का मतलब हो चुका था कि एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी मीन्स राजतंत्र का एकदम से ख़त्म होना, एंड द क्लेरिकल प्रिविलेजेस, और साफ तौर से लोगों को कुछ जो है एक्स्ट्रा यानी अलग से कुछ अधिकार दे दिए गए थे जिनका लोग इस्तेमाल कर सकते थे। कैसे? अ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें संविधान आता था, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। सरकार के कुछ उम्मीदवार होते थे जो कि लोगों के सामने अपने नियमों को प्रस्तुत करते थे। दे यूज टू प्रेजेंट देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस बिफोर द कंट्री ऑफ द पीपल, बट हाउ? थ्रू पार्लियामेंट। लेकिन ये सब होता था एक सिस्टम के तहत, और वो सिस्टम में आता था पार्लियामेंट, संसद के द्वारा। इन 19th सेंचुरी लिबरल्स राइट्स वर लिमिटेड ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी। 19वीं शताब्दी में उदारवादियों के जो अधिकार थे उनको लिमिट कर दिया गया, और ये लिमिटेशंस किस पे हुआ? प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, यानी उनकी खुद की जो ज़मीन थी, जायदाद थी, उसको लेकर के प्राइवेटाइजेशन हो गया। यानी लोग जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, ओनली दोज पीपल और दोज मेंस वर इंक्लूडेड टू गिव द वोट, एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। कानून की नज़र में सबका मतलब ये नहीं था कि यूनिवर्सल सफरेज यानी सबको समान रूप से मताधिकार का नियम दिया गया हो, या ये कह लीजिए कि ऑल आर नॉट वैलिड फॉर गिविंग द वोट टू द ऑटोक्रेसी और द किंग और द पीपल हु वाज इलेक्टेड टू रूल ओवर द कंट्रीज। सब लोग उसको जो है वोट नहीं दे सकते थे। इन रिवॉल्यूशनरी फ्रांस, जब फ्रांस में क्रांति थी, उस समय क्रांति जो कारी थे, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। यानी उस समय लोगों को, कैसे लोगों को वोट देने का अधिकार था? जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जिनके पास ज़मीन थी, जिनके पास जायदाद। द पीपल फ्रॉम द रिच फैमिली एंड द मिडिल क्लास फैमिली हु यूज्ड टू हैव देयर ओन प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। जिनके पास संपत्ति नहीं थी उनको जो है इस नियम के अंतर्गत जो है या इस छूट से जो है छुटकारा दे दिया गया था। यानी कह ली विदाउट प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, ज़मीन नहीं थी, जायदाद नहीं थी, वो मताधिकार नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड अंडर जैकोबिन्स डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। यानी एक छोटे समय के समय ही एक क्लब बना था, जैकोबिन्स क्लब, in which all the educated persons were involved, either they are teacher, professionals or students. All of them under the Jacobin clubs, who are the people there, they only in that the male candidates who are there enjoyed the suffrage. They have the only right for voting. The Napoleonic Code reduced women to the status of a minor. एक नेपोलियनिक कोड बना था, यानी नेपोलियन ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, इन विच लिमिटेशंस और देयर, इसमें कि उसने कुछ सीमाएं बना दी थी। एंड उसमें क्या किया था, उसने औरतों के जो अधिकार थे, जो राइट्स थे, उनको जो है लिमिटेशन कर दी थी, कम कर दिया था, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड। और फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स ओनली वी वुमेन्स आर नोन बाय द नेम ऑफ द फादर, नेम ऑफ द हस्बैंड। तो नेपोलियनिक कोड में भी ऐसा ही था कुछ कि औरतें कैसे पहचानी जाती थी, फादर्स के वजह से या हस्बैंड्स के द्वारा। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी मैन एंड वुमेन ऑर्गेनाइज वुमेन्स फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। 19वीं शताब्दी पूरा, मतलब होल ऑफ द 19th सेंचुरी एंड द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द 20th सेंचुरी, दिस वॉज द टाइम when men and women
ऑर्गेनाइज द मूवमेंट, जिसमें कि आदमी और औरतों ने आंदोलन किए। और किस लिए लड़ाई की, किस लिए आंदोलन हुए? फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, यानी हम सबको भी राजनीतिक अधिकार बराबर मिलने चाहिए। इन इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एज एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल्स। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर देखा जाए, इकोनॉमिक दृष्टि से अगर देखा जाए, तो लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम किस चीज़ के लिए? मार्केट्स के लिए, बाजार के लिए। अब जैसा कि जो स्टेट्स ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, एबॉलिशन कर दिया था ऑन द, किस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी? ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल्स, यानी सामान को लाने ले जाने के लिए, पैसे के लेन देन पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए था, उस पे जो उसका इकोनॉमिक स्टैंड्स ये मतलब था, और फ्रीडम ऑफ द मार्केट में यही किया जाता था। सो ड्यूरिंग 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास। 19th सेंचुरी के दौरान वो मध्यम वर्गीय, वो मिडिल क्लास जो कि सामने उभर कर आ रहा था, वो एक इस तरह की एक पुरजोर आवाज़ में, यानी उन लोगों की डिमांड थी, जिस स्ट्रांगली दे डिमांडेड फॉर दिस, एंड दिस वाज द डिमांड ऑफ द इमर्जिंग क्लास, यानी जो मध्यम वर्गीय उभर कर आ रहा था, जिसको कि देख रहा था कि हमारे देश में जो है कैसे दूसरे लोग ऊपर उठ करके आ रहे हैं, तो हमें भी उन अधिकारों की ज़रूरत थी, हमको भी वो फ्रीडम चाहिए थी। तो ये जो था मध्यम वर्गीय लोगों की मांग थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Napoleon's administrative measure had created out countless principalities, a confederation of 39 states. मीन्स नेपोलियन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी, जो प्रणाली थी, उसमें मेजर किया गया, हैड क्रिएटेड, जिसकी वजह से काउंटलेस प्रिंसिपैलिटीज़, यानी ऐसे सिद्धांतों को बनाया गया जिसकी कोई गिनती नहीं थी, अनगिनत सिद्धांत बनाए गए। और वो सिद्धांत में एक था कि अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स बाई मेकिंग द स्मॉल, तो काउंटलेस प्रिंसिपैलिटीज़ वर मेड, अनगिनत सिद्धांतों को बनाया गया, जिसमें कि एक ऐसी योजना थी जिसमें छोटे छोटी इकाइयों को मिला करके 39 स्टेट्स बनाए गए। और ये भी एक नेपोलियन की विचारधारा थी। अ मर्चेंट ट्रेवल्ड इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग to Nuremberg had to pass through 11 customs barriers to sell the goods with 5% customs duty. यानी एक व्यापारी था। In the ancient times when the nationalism was in Europe, in that time a merchant used to travel from Hamburg to Nuremberg. This is the story of the 1833. This is the time when a merchant used to travel from Hamburg to Nuremberg. He has to pass from the 11 कस्टम बैरियर्स, यानी अलग अलग स्टेट से होते हुए, अलग अलग देशों से होते हुए उसे 11 कस्टम्स बैरियर्स पार करने पड़ते थे। और इन 11 कस्टम्स बैरियर्स पे, यानी ऐसा नहीं है कि एक बैरियर पे उसने अपना टैक्स डिपॉजिट कर दिया 5%, जो कि उसको टैक्स डिपॉजिट करना था। अपने सामान को बेचने के लिए 5% टैक्स उसको देना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। तो ही हैज़ टू पे टू ऑल द 11 बैरियर्स। इन 11 बैरियर्स पे उसको 5% कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स देना ही पड़ता था अगर उसे अपना सामान बेचना होता था। तो सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज। अब इस तरह से अगर एक आदमी 11 जगह पे कस्टम्स ड्यूटी को देगा, 11 जगह पे कर को कटाएगा, तो उसके पास क्या बचेगा? तो इस तरह की ऑब्स्टिकल्स मीन्स बाधाएं होता है। देयर वर मैनी स्ट्रगल्स which he has to face and it was the obstacle in the way of the economic exchange, यानी पैसे का जो लेन देन होता था उसमें ये एक बाधा का काम कर रहा था। So in 1834 कस्टम यूनियन और ज़ोल्वरिन was formed। इस कस्टम्स की समस्या को सुलझाने के लिए एक कस्टम यूनियन बनाया गया और जिसको कि ज़ोल्वरिन का नाम दिया गया। और दिस वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1834 एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशा एंड ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। और ये जो ज़ोल्वरिन का ये कस्टम बनाने का जो ये तरीका था, ये कैसे था, कैसे आया, किसके प्रयासों से हुआ? कंट्री था प्रशा और उसके साथ शामिल हुए जर्मन के कुछ स्टेट्स, जर्मनी के कुछ स्टेट्स के साथ शामिल होकर के उन्होंने कस्टम यूनियन को बनाया जिसका नाम दिया गया था ज़ोल्वरिन। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ द फर्स्ट चैप्टर।
in which I have described about the nationalism, the making of nationalism in Europe, and I have made two parts of this video. This was the first video, and next two parts are in the next video. So subscribe for the next video of this topic. Thank you.